आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने भारतीय संसद के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। वो एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो आज हम इसी कड़ी में राष्ट्रपति को पढ़ेंगे और इसके कुछ अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। और यहाँ से आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में जो यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होते हैं सभी में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वीडियो क्लास तक बने रहें और अच्छे से आप नोट्स बनाएं। देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को आप राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। यानी कि वह भारत के संविधान का एक संवैधानिक अधिकारी होता है। क्या होता है? संवैधानिक का और सर्वोच्च अधिकारी होता है। और भारत की एकता और राष्ट्र की अखंडता का एक प्रतीक होता है। साथ में अगर हम बात करेंगे कि इसकी संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति की सर्वोच्चता के आधार पर यानी कि उसके नाम पर किया जाता है। और एक तरीके से ये सर्वोच्चता के क्रम में अगर हम बात करेंगे तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो पहले स्थान पर आता है और यह भारत का पहला नागरिक होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं। और साथ में यही राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर भी होते हैं। यानी कि सैन्य प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति भारत का सैन्य प्रमुख होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि भारत का किसी देश से युद्ध होता है तो युद्ध की शुरुआत किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से। युद्ध की समाप्ति किसके नाम पे होती है? तो होती है राष्ट्रपति के नाम से। तो सैन्य प्रमुख कौन है? वो सैन्य प्रमुख है राष्ट्रपति। और क्यों? कौन सी सेना का? तीनों सेनाओं का सैन्य प्रमुख है। अब अगर हम बात करेंगे कि नाम मात्र कार्यपालिका, देखिए राष्ट्रपति संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और साथ में सारे काम किसके नाम पे होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। अब देखेंगे वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका होता है जैसे कि होती है प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन नाम मात्र कार्यपालिका किसके आधार पर होती है? वो होता है किसके आधार पर? राष्ट्रपति। क्योंकि सारे जितने भारत के काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। लेकिन भारत के वास्तविक शासन कौन चलाता है? वो प्रधानमंत्री चलाते हैं या फिर मंत्रिमंडल चलाते हैं। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ अनुच्छेदों के बारे में, ट्रिक के बारे में, देखिए एक ट्रिक देख लीजिए। राष्ट्र का नून का या शर्तों से महान, एक ट्रिक है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक याद करने का, और ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे राष्ट्र से क्या है? अनुच्छेद 52 का मतलब क्या है? भारत का राष्ट्रपति पद होगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में क्या कहा गया? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 क्या कहा गया? कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित रहेगी? राष्ट्रपति में रहेगी। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल के बारे में कहा गया है। निर्वाचन मंडल मतलब क्या? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करेगा? उस मतदान करने वाले जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में क्या कहा गया? अनुच्छेद 54 के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 देखिए निर्वाचन प्रक्रिया की बातें की गई। यानी कि जो निर्वाचन मंडल है वह किस प्रक्रिया के तहत चुनाव करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली। यानी कि जैसे मैं आपको पहले बताया था प्रीवियस की क्लासों में कि कैसे राज्यसभा में इलेक्शन होता है, ठीक वैसे ही इलेक्शन इसमें होता है आपका एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में कहते हैं। इसमें कहते हैं अनुच्छेद 55 में। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 56 में क्या कहते हैं? पदावधि के बारे में बात किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का रहेगा? तो सामान्यतः जो है 5 वर्षों का होता है। यदि बीच में अगर वो इस्तीफा नहीं देते, मृत्यु नहीं होती है या फिर महाभियोग नहीं आता है तो 5 वर्षों तक शासन उनका रहता है। अब अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पद जो है दोबारा निर्वाचन के लिए पात्र राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। यानी कि अमेरिका में आप देखेंगे कि 2 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन भारत में क्या है कि दोबारा भी आप निर्वाचित हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 28 जो है राष्ट्रपति के बनने की जो उम्मीदवार उनकी योग्यता संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 59 क्या है? पद की शर्तों है, लाभ के पद का न होना कहता है। अनुच्छेद 60 जो कहता है शपथ राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे।
उसके बाद अनुच्छेद 61 क्या होता है, अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में कहा गया है। महाभियोग का मतलब क्या है कि जब से राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे या संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो संसद महाभियोग के द्वारा उनको राष्ट्रपति के पद से हटाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में। अब अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 62 क्या है, राष्ट्रपति की पद की रिक्तता के लिए चुनाव कराने का समय कार्यवाहक राष्ट्रपति की प्रावधान, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा या उपराष्ट्रपति जब काम करेंगे तो उनका दायित्व क्या होगा, इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में कहता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है या उनके पास की वह किसी भी अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं, यह क्षमादान की शक्ति किसके पास है, अनुच्छेद 72 के तहत वह राष्ट्रपति के पास। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 73 के तहत क्या है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार की सीमाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर राष्ट्रपति के पद की बात करें तो योग्यता जो है न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहे। साथ में वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उसके बाद संघ या राज्य की स्थानीय सरकार के लाभ के पद के अंतर्गत न हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी जिसमें जनता चुनाव नहीं करती है, और साथ में अनुपातिक मत पद्धति से होता है, यानी कि मान लीजिए अगर 3 लोग या 2 लोग राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं तो जितने भी लोग हैं विधानमंडल के विधानसभा के या फिर आपके लोकसभा के या फिर राज्यसभा के सभी लोग जो वोट करेंगे वो दोनों लोग को वोट देंगे, यानी कि बस वो अपनी प्रायोरिटी बताएंगे कि हम पहले नंबर पे इनको देखना चाहते हैं, दूसरा नंबर पे इनको देखना चाहते हैं। यही होता है अनुपातिक मत पद्धति, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 15,000 रुपए चाहिए जमानत राशि और साथ में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है। देखिए प्रस्तावक मतलब क्या होता है कि 50 जो है निर्वाचित सदस्य जो लिखित रूप से ये कहे कि हाँ हम इनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हैं और उस 50 लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित समर्थन हो कि हाँ हम इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो यह होता है एक प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के पद के लिए हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय, देखिए यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही सुनवाई किया जा सकता है और साथ में अगर उसके दौरान राष्ट्रपति के पद को शून्य किया जाता है तो उस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया सभी कार्य को शून्य नहीं होगा, वो संवैधानिक दर्जा उसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन है, यानी कि जो हमने आपको बताया था निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन है। पहली बात कि दोनों सदनों के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। उसके बाद राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। ध्यान देने वाले इसमें विधान परिषद के कोई नहीं रहेगा, सिर्फ विधानसभा के रहेंगे, वो भी निर्वाचित। उसके बाद दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वह भाग नहीं लेते हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, उसके बाद राज्य के विधान परिषदों के सदस्य, उसके बाद कौन नहीं लेता है राज्य के विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। उसके बाद देखेंगे शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे तो कौन दिलाएगा, तो वो दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। आप देखिए त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ये अपना त्याग पत्र मुख्य न्यायाधीश को देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कार्यकाल, देखिए सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर बीच में इनकी आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है तब जो है कार्यकाल इनका समाप्त हो जाएगा, त्याग पत्र देने पर समाप्त हो जाएगा। और महाभियोग द्वारा, आपको पता होना चाहिए कि महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत जो है संसद ला सकती है किसी भी व्यक्ति, किसी भी राष्ट्रपति पे, ठीक। अब देखेंगे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57। देखिए अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति भारत में दोबारा जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है।
और इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि अमेरिका में कड़ा नियम है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में आप जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वेतन के बारे में, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है, जिसपे कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता है। अब देखिए कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ परिवर्तन किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति के जो पुराने नाम थे भवन के, उसको कुछ चेंज किए। जैसे कि मुगल गार्डन को अब क्या कहा जाता है? अब कहा जाता है अमृत उद्यान। दरबार हाल को क्या कहा जाता है? कहा जाता है गणतंत्र मंडप। अशोक हाल को क्या कहा जाता है? कहा जाता है अशोक मंडप। तो यह आपके लिए एक करंट अफेयर का ये विषय हो सकता है, अक्सर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे महाभियोग, यानी कि आर्टिकल 61, यानी कि जो है राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा, वो देखिए किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर, यानी कि जब संवैधानिक मूल्यों पर काम ना करें राष्ट्रपति, तब उनको संसद महाभियोग पद्धति से हटाया जा सकता है। लेकिन संसद में बिल लाने से पहले या प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले जो है लिखित नोटिस देना पड़ेगा, और राष्ट्रपति चाहे तो इसका जवाब देने के लिए स्वयं या अगर वो चाहे तो अपने प्रतिनिधि को संसद में भेज सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो महाभियोग के लिए विशिष्ट बहुमत चाहिए, यानी कि 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही जो है कुल सदस्यों का तभी महाभियोग चलाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाभियोग में मनोनीत सांसद भी अपना वोट करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अधिकार की शक्तियों के बारे में, तो देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधान पीएम जो है, पीएम, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन और सभी आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद ये संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्रावासन करना, लोकसभा भंग करना, विधेयकों की मंजूरी करना और अध्यादेश जारी करना, यह जो है विधायी शक्ति है। साथ में न्यायिक शक्ति क्या है कि अनुच्छेद 72 कहता है कि किसी भी अपराधी के अपराधों का जो दंड मिला है उसको क्षमादान करने की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति के पास है। अब अगर हम बात करेंगे कि अब तक जितने राष्ट्रपति बने हैं सबके नाम एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए पहले आपके राष्ट्रपति कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा है, और ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये बने रहे हैं राजेंद्र प्रसाद भारत के इतिहास में राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 रहा है, और यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 तक रहे हैं। उसके बाद ये पहले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। उसके बाद कौन है? वीवी गिरी। इनका कार्यकाल रहा 1969 से 1974 के, और इसके बाद ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, और इन्होंने द्वितीय चक्र की मतदान में जीत किया है। उसके बाद M.A. हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल 1959 में रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, जो 1974 से 1977 तक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं के कार्यकाल में आपातकाल घोषित हुआ था, और एक ऐसे व्यक्ति हैं फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति रहते दौरान इनका निधन हुआ है। उसके बाद B.D. जत्ती, और यह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, और ये जो है फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के पश्चात जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जी जो 1977 से 1982 में चुने गए हैं, और यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जीते हैं, यानी कि इनके विरोध में कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ज्ञानी जैली सिंह जो थे प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, और यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था जब भारतीय डाकघर बिल पर एक संशोधन बिल पेश हुआ था, तो इन्होंने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके उस बिल को रोक लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे R. वेंकटरमन। इनका कार्यकाल रहा है 1987 से 1992 तक। सबसे बड़ी बात है
सर्वाधिक आयु में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक थे, यानी सबसे वरिष्ठ ये राष्ट्रपति थे। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल रहा है 1992 से 1997। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने कार्यकाल में 4 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को ये देख चुके हैं। यानी कि शंकर दयाल शर्मा का जब शासनकाल था 1992 से 1997, तो उस समय जो सरकारें थी वो अस्थिर रहती थी, हर 6 महीने साल भर में सरकारें गिर जाती थी। तो इन्होंने अपने शासनकाल में 4 प्रधानमंत्रियों को देखा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे के.आर. नारायण, इनका कार्यकाल रहा है 1997 से 2002 तक, और ये पहले भारत के दलित राष्ट्रपति बने हैं। के.आर. नारायणन, ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है वो? के.आर. नारायणन। उसके बाद है कौन? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ये सन 2002 से सन 2007 तक रहे हैं, और ये इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफी मशहूर है, लोकप्रिय है, राजनीतिक है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है। उसके बाद है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सन 2007 से सन 2012 तक, और ये भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव मिला है, इनको बनने का गौरव मिला। उसके बाद हम बात करेंगे श्री प्रणब मुखर्जी, ये भारत रत्न से इनको सुशोभित किया गया प्रणब मुखर्जी को, और ये सन 2012 से सन 2017 तक रहे। उसके बाद श्री रामनाथ कोविंद है, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये 2017 से 2022 तक रहे, और ये भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति रहे। उसके बाद अभी तक हमारी जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इनका कार्यकाल 2022 से अभी तक चल रहा है, और ये भारत की पहले जनजाति महिला जो है राष्ट्रपति बनी है स्वतंत्र भारत की। और ये स्वतंत्र भारत, ये एक ऐसी द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी महिला है जो स्वतंत्र भारत में जन्म ली है, यानी कि उनका जन्म 1947 के बाद हुआ है। तो यह राष्ट्रपति के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा 10 MCQ लगा लेंगे। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के चुनावी विवादों का निपटारा करने का अधिकार केवल किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेता है। तो आपको हमने बता दिया था कि विधान परिषदों के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, तो वो अनुच्छेद है 61। आपका उत्तर सी सही है। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है, तो वो संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो कहाँ किसको देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा, तो उनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये आपका उनको शपथ दिलाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति भवन स्थिर ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या है, तो वो नाम है अमृत उद्यान। ये देखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी SSC पेट में, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे भारत के किस राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किया, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, तो वो कौन थे? ज्ञानी जैली सिंह। ज्ञानी जैली सिंह किस पे प्रयोग किए थे? जब ये डाकघर बिल आया था तब प्रयोग किए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे कार्य किया था, तो वो थे वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो अब हमने राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब आगे हमारा आपसे अनुरोध है, कैसे आप वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा लोगों तक यूपी SSC का सिलेबस आसानी से और कोर्सेस आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।